यदि इतिहास में कोई गलतियां हो गई हैं तो उसको सुधारने का समय आ चुका है और सुधारा जा रहा है। कभी आपने काम करने के दौरान कभी घेराव किया हो थाने का, चौकी का, कोई प्रदर्शन किया हो आपने? नहीं, चूँकि ऐसा कभी मौका नहीं लगा। हम सत्ता के लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर हम लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उनके द्वारा समय समय पर निर्देश प्राप्त होते हैं, उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। आप पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह जी, वो कह रहे हैं मोदी योगी जी जो गौमांस बेचने वाली जो कंपनी है उनसे अपनी पार्टी के लिए फंड लेते हैं। ये बात कहाँ तक सही है? अरे बिल्कुल गलत है, और मुझे लगता है संजय सिंह जी का दिमाग आजकल ठीक नहीं चल रहा है। उनको दोबारा भेजना चाहिए, जहाँ उनको डाला गया था वहाँ पर पुनः उनको भेज दिया जाए तो निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा उनका दिमाग। मीट की दुकान है वो बंद कराई जा रही है बजरंग दल द्वारा। तो सही है, वो तो बंद करानी चाहिए और इसके तो पक्ष में मैं भी हूँ। 500 मीटर क्या आप, मैं तो कहता हूँ 1-2 किलोमीटर तक भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मीट मांस की दुकानें किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास नहीं होनी चाहिए। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार। कैसे आपके क्षेत्र का कार्य चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। किसी दिन खंदौली से गुजरेंगे तो आपको दिखेगा कैसा काम चल रहा है। लेकिन आपके क्षेत्र की जनता तो ये कहती है कि प्रमुख जी ने अपने क्षेत्र का ही विकास किया है, जहां उनका घर है पैतृक, बाकी तो चीज़ें केवल शब्दों में ही चल रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गांव मेरा पैतृक है, मेरे पुरखे वहाँ के हैं, तो मेरा जन्मस्थली वहाँ की है। तो निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये एक दायित्व बनता है कि मैं अपने गांव के लिए भी काम करूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैंने केवल अपने गांव के लिए काम किया हो। जब आप मेरे ब्लॉक क्षेत्र में जाएंगे, हमारे ब्लॉक में 41 ग्राम पंचायत आती हैं, जब उनका आप भ्रमण करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको क्षेत्र की जनता ही इस प्रश्न का जवाब दे देगी। और कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें हम लोगों ने काम न किया हो। और हमारी सोच सबका साथ सबका विकास करने की है, जैसा कि हमारी पार्टी की भी सोच है कि हमको सबको साथ लेके काम करना है, तो वो आपको धरातल पर दिखाई देगा। आपने एक इवेंट के दौरान एक मंदिर के बारे में आपने कहा था कि मैं इस मंदिर में ईंटें बिछवाऊंगा या उस मंदिर की रूपरेखा तैयार करूंगा। अभी तक वो कार्य नहीं हुआ है आपके क्षेत्र में? नहीं, उस पर हम लोग लगे हुए हैं और पर्यटन विभाग के माध्यम से हम लोगों ने प्रस्ताव यहाँ भेजा है। तो निश्चित तौर पर मैं ये समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी उसका संज्ञान लिए हुए हैं और जल्दी ही उस पर पैसा आवंटित होगा और वह कार्य भी जल्दी संभव होगा। इस चीज़ को 2 साल हो चुके हैं जी आपके कहे हुए, लेकिन अभी तक कार्य आपके द्वारा नहीं हो पा रहा है या आपसे ऊपर जो घूस लेने वाले अधिकारी बैठे हैं उनके द्वारा नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए, आज की सरकार भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है और यदि ऐसे कोई अधिकारी हैं तो उनको निश्चित तौर पर दंडित किया जा रहा है अभी भी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से। और जो समय लग रहा है वो बस कुछ ही दिनों की बात और है, जल्दी ही वह कार्य भी संभव हो जाएगा। वो कार्य भी संभव हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा ये बात जान के। अब लोगों को पता चलेगा, जो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं बार बार कि 2 साल पहले एक चीज़ बोली थी कि मंदिर को हम अच्छे तरीके से रख रखाव रखेंगे, वो अभी तक नहीं हो पाई है। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि मंदिर जैसे कार्य को करने के लिए हम लोगों को निधि की आवश्यकता होती है और उसके लिए सरकार अलग से धन आवंटित कर रही है मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। आप देखेंगे मेरे क्षेत्र में कई ऐसे मंदिर हैं जिनका जीर्णोद्धार कराया जा चुका है पर्यटन विभाग के द्वारा। हमारे यहाँ एक गांव पड़ता है, हाजीपुर खेड़ा ग्राम पंचायत है, वहाँ पर एक वनखंडी महादेव का मंदिर है। आप देखिए आज वहाँ जा कर के कि कितना अच्छा उसका जीर्णोद्धार किया गया है। ऐसी एक ग्राम पंचायत पड़ती है हमारे यहाँ चौगान के अंदर एक पंचमुखी महादेव मंदिर है, उसका भी जीर्णोद्धार पर्यटन विभाग के माध्यम से कराया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मंदिर ऐसा नहीं होगा जो जीर्णोद्धार करने से छूट जाए। तो हमारा प्रयास है और माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी द्वारा निरंतर अपने प्रदेश में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। उसी क्रम में हमारे ब्लॉक क्षेत्र में भी किया गया है। अच्छा, मेरे को एक गांव और याद आया कि हमारे यहाँ एक रहनकला गाँव, रहनकला ग्राम पंचायत पड़ती है, वहाँ भी एक मंदिर है माता का, तो उसका भी जीर्णोद्धार 1 करोड़ रुपए की धनराशि के लगभग कराया गया है। तो निश्चित तौर पे इसी प्रकार से पर्यटन विभाग के माध्यम से मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। अभी जो आपका टैग है आशीष शर्मा ब्लॉक प्रमुख, तो प्रमुख से समझ में आता है कि कोई इंपोर्टेंट व्यक्ति प्रमुख हैं, तो पूरा जो टैग है ब्लॉक प्रमुख, इसका क्या मतलब है? देखिए, प्रमुख तो जनता ही है।
हम तो केवल उस पद पर आसीन हैं। और ब्लॉक प्रमुख का मतलब ये होता है कि जो क्षेत्र पंचायत होती है उसको हम सामान्यतः ब्लॉक के रूप में जानते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू की गई है हमारे प्रदेश में। जैसे सबसे निचले स्तर पर यदि मैं बात करूं तो ग्राम पंचायत है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत है, उसके बाद जिला पंचायत है। तो जो क्षेत्र पंचायत होती हैं वो अमूमन हम लोग ब्लॉक के रूप में उसको देखते हैं, काम करते हैं। तो उसका जो मुखिया का पद है, जो अध्यक्ष का पद होता है, वो ब्लॉक प्रमुख का पद होता है। उन्हीं चीज़ों पे आप निरंतर कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। हाँ, जनता ने सेवा करने का मौका दिया है, उस सेवा को अपने पद पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं उनके लिए। तो आप काफ़ी कम उम्र में आप ब्लॉक प्रमुख हैं, तो क्या चुनौतियां रही हैं आपके जीवन में? देखिए, चुनौतियों का सामना तो हम लोग निरंतर करते रहते हैं। और जिस दिन शपथ लेने के बाद से तमाम तरह की चुनौतियां हमारे सामने आई। कुछ ऐसे लोग थे जो ये कहते थे कि एक युवा ब्लॉक प्रमुख क्या कर लेगा, और हम लोगों ने अपनी सोच के साथ अपने क्षेत्र को एक चहुमुखी विकास देने का काम किया। हम लोगों ने चारों दिशाओं में तय किया कि हमारी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, हमें हर ग्राम पंचायत तक पहुंचना है। उस दिशा में हम लोग काम करते रहे। तो मुझे लगता है कि 100% नहीं कहूँगा, तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, पूरा प्रयास के क्षेत्र में हम लोग काम कर सकें। कभी आपने काम करने के दौरान कभी घेराव किया हो, थाने का, चौकी का, कोई प्रदर्शन किया हो आपने? नहीं, चूँकि ऐसा कभी मौका नहीं लगा। हम सत्ता के लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निरंतर हम लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। उनके द्वारा समय समय पर निर्देश प्राप्त होते हैं, उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो इस प्रकार के हैं कि आप अगर उनसे मिलना भी चाहें तो मिल सकते हैं। इसमें कोई ऐसा बैरियर्स नहीं है हमारे सामने कि हम नहीं मिल सकते या अपनी बात नहीं कह सकते। आप नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि महीनों पहले नंबर लगाना पड़ेगा मिलने के लिए? नहीं, वो एक प्रक्रिया है, बट समय वहाँ से मिलता है और आप अपनी समस्याओं को सीधे अपने प्रदेश के मुखिया तक पहुँचा सकते हैं। कोई बैरियर उन्होंने बीच में नहीं रखा हुआ है। तो ये हम लोगों के लिए काम करने के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी कि ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है और हम सबको मिला है। आपने इतनी सारी तारीफ करी माननीय मुख्यमंत्री जी की, लेकिन अभी लोग हैं, पब्लिक ये कह रही है कि ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, निरंतर कार्य कर रहे हैं। कभी मस्जिद की कह रहे हैं यहाँ से हटाओ, कभी मंदिर के लिए कह रहे हैं यहाँ पहले मंदिर था, अब यहाँ पर मस्जिद आ गई है। देखिए, जितने भी अवैध अतिक्रमण किए जा चुके हैं उनको हटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और रही बात मस्जिद की, अब कहीं यार अगर सरकारी जगह पर कोई निर्माण कर लिया जाएगा अवैध रूप से, तो उसको निश्चित तौर पर हटाया जाएगा और हटाया जाना भी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े संवेदनशील व्यक्ति हैं और इसी दिशा में प्रदेश में उनके निर्देश में काम हो रहे हैं, काम चल रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा कॉलेज के पास में रोड के बीचों बीच एक मजार बनी हुई है, जिसपे काफ़ी लोगों ने तंज कसा है कि ये बहुत पुरानी बनी हुई है, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से बनी हुई है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो हटनी चाहिए, या जो लोग मुस्लिम पार्टी के भी कुछ लोग कलेक्ट्री में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं कि नहीं ये तो तब की बनी हुई है जब देश आज़ाद नहीं हुआ था हमारा? देखिए, इतिहास के पन्नों में यदि कुछ गलत हो गया है और अब वो समय आ गया सुधारने का, और यदि वो मज़ार अगर वहाँ बनी हुई है अवैध रूप से, तो उसको हटाया जाना अति आवश्यक है, जिससे जो लोग हैं उन लोगों को आवाजाही में जो परेशानी हो रही है, हम लोग देख रहे हैं अभी इस समय मेट्रो का काम चल रहा है आगरा में, तो वहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और बीचों बीच रोड में वो बनी हुई है तो उसका कोई औचित्य बनता नहीं है। और यदि इतिहास में कोई गलतियाँ हो गई हैं तो उसको सुधारने का समय आ चुका है और सुधारा जा रहा है। आपके क्षेत्र में आपकी जो रील्स हैं इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारी, वो हम लोग देखते हैं, उनमें आप सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। आज की जो शिक्षा की स्थिति है आगरा में और आगरा से बाहर ग्रामीण इलाके में, बिल्कुल नील क्वालिटी की हम लोग कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि शिक्षक जो सरकारी हैं वो सही समय पर अपना कार्य नहीं करते, आके सो जाते हैं। ऐसी ऐसी रील्स भी आपकी वायरल हुई हैं जिसमें आपने निरीक्षण किया है कि शिक्षक वहाँ पर सो रहे हैं, टाइम से नहीं आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं स्पष्ट कि सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है उसको, एजुकेशन क्वालिटी को हमें अच्छा करना है। इसी दिशा में आप देखेंगे, पहले जो स्कूल जर्जर हुआ करते थे, जिनकी छतों पे से पानी टपकता था, आज जाएंगे तो वेल इंफ्रास्ट्रक्चर उनका इतना बढ़िया बना हुआ है। बैठने के लिए जो टाट पट्टी में बैठा करते थे बच्चे, आज वो टेबल कुर्सी और बैठ करके आत्मसम्मान के साथ बैठ रहा है वो बच्चा। हम ये कहना चाहते हैं, वो टीचर्स जितने आए हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो भी टीचर्स आ रहे हैं बीएड किया हुआ है, टेट क्वालिफाइड किया है, तभी वो आज सरकारी नौकरी में आया है। बट आवश्यकता इस बात की है कि वो जो हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, वो उन बच्चों तक नहीं पहुंच रही है जो उनको पहुंचाना चाहिए।
अब अगर मैं बात करूं अपने निरीक्षण की, तो मेरा ये कहना है कि हमारा निरीक्षण करने का उद्देश्य किसी शिक्षक को परेशान करने का नहीं है जी। हमारा उद्देश्य ये है कि जो गरीब का बच्चा उस स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ाई ऐसी कर रहा है कि आगे अपने भविष्य में बेरोजगार तो नहीं बनेगा, मनरेगा की लेबर तो नहीं बनेगा, वो अच्छी नौकरी पाएगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, अच्छा मकान बनाएगा, बेरोजगार तो नहीं बनेगा। अब उस गरीब के बच्चे की यदि चिंता करनी है तो ऐसे हम लोगों को करनी पड़ेगी। अब इसमें चाहे टीचर्स बुरा माने चाहे अच्छा माने, उसका मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर्स को काम करना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार सख्त है और मैं ये कहता हूँ कि यदि सख्ती के साथ पालन कराना होगा तो हम वो भी काम कराएंगे। हम कोई पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना डरने वाले हैं। लेकिन बाल योगी जी जो आगरा में है वो भी शिक्षा को लेके काफी समर्पित हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल तो सरकार बंद करे दे रही है, सबको प्राइवेट करे दे रही है। एक्चुअली वो जो समायोजन का जो विषय है, समायोजन के विषय में शासन द्वारा निर्देश प्राप्त किए गए थे कि जिन विद्यालयों की संख्या 50 से कम है और वहाँ पर टीचर्स हैं मान लीजिए अधिक, जैसे किसी हम स्कूल की बात करें तो क्लास 1 to 5 में अगर हर क्लास के लिए एक टीचर हो गया तो 5 टीचर तो हो ही गए। जी जी। और उस स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं मान लीजिए 20 या 15, तो टीचर्स ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं। सही बात है। समायोजन करने का उद्देश्य ये था कि जो टीचर्स ज़्यादा हैं जिन विद्यालयों में उन और जिनमें कम है तो उन टीचर्स को वहाँ पर भेजा जाए और उन बच्चों को भी दूसरे स्कूल के अंदर समायोजित कर दिया जाए। बंद करने का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं था। दूसरा, उसमें एक कॉन्सेप्ट और भी था, अभी लोगों को पता नहीं है। जो विरोधी होते हैं उनको केवल एक पक्ष दिखाई देता है कि सरकार का विरोध करना है। आप दूसरे परिप्रेक्ष्य को भी सोचिए, उसमें बाल वाटिका का एक कॉन्सेप्ट था, बाल वाटिका। तो उसके अंदर ये था जितने विद्यालय मान लीजिए समायोजित किए जा रहे हैं और जिनकी बिल्डिंगें खाली हैं तो वहाँ पर बाल वाटिकाएं विकसित की जाएंगी, जिससे जो हमारे यहाँ प्राइमरी सेक्शन चलते हैं जैसे नर्सरी, LKG, UKG की अगर हम बात करें तो उन कक्षाओं को उन बाल वाटिकाओं में शुरू किया जाएगा और उसके बाद जब बच्चा कक्षा 1 में आएगा तो वो फिर उस विद्यालय के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इस वाली चीज़ को छुपाया गया कि बाल वाटिका का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, केवल सरकार की विरोध करना है, सरकार की छवि को धूमिल करना है, केवल इन वाले बिंदुओं को बताना और अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर देना, ये आजकल चल रहा है। तो ऐसे लोग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते और सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, अगर कोई विषय है तो उस विषय की पूरी जानकारी समाज तक पहुंचनी चाहिए। तो मोदी सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान, जो कि 2014 से स्टार्ट है। तो अभी तक लोग, अगर हम मार्केट में जाके ऐसे पूछते हैं कि क्या स्वच्छता आपको दिख रही है, तो सब कह रहे हैं मोदी जी का ये प्लान है, ये तो फेल हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं फिर वही कहना चाहूँगा कि जो विपक्ष होता है उसको केवल अपना विरोध जाहिर करना होता है। आपको ये जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि आज जो कूड़ा कलेक्शन शहर में हो रहा है, नगर निगम क्षेत्र में हो रहा है, वही कूड़ा कलेक्शन आज ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है। ये किसकी देन है? ये 2014 के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान की देन है। आज आप गांव में जाएंगे तो एक स्वच्छता गाड़ी घूमती है, वो घर घर से कूड़ा कलेक्ट करती है। एक RRC सेंटर्स बनाए गए हैं जो वहाँ पर उस कूड़े का कलेक्शन किया जाता है। महिला समूह जो गांव में काम कर रहे हैं, जिन महिलाओं को आप गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे पर्दे में वो रहती थी, आज वो आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ गांव क्षेत्र में काम कर रही हैं। वो किसकी देन है? माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम किए जा रहे हैं वो संतोषजनक है। आपको जानकर खुशी होगी कि जो खुले में शौच वाला जो लोग जाते थे, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज बिल्कुल फ्री हो चुका है, खुले में शौच बिल्कुल कोई नहीं जा रहा है। लाखों शौचालय बनाने का काम यदि किसी अभियान में हुआ है तो वो इस अभियान में हुआ है। आप देखिए जा कर के कि अगर मैं स्वच्छता की बात करूं तो ग्राम पंचायतों में कूड़ा कलेक्शन के लिए जगह जगह पर डस्टबिन्स लगाए गए हैं। वो कहाँ देखते थे आप? मुझे तो नहीं लगता कि किसी अन्य सरकार में आपने कभी देखा होगा। तो ये किसकी देन है? ये उस अभियान की देन है। तो आप इसको अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखेंगे तो धरातल पर आपको दिखाई भी देगा। लेकिन ये ठीक है, अभी कूड़े उठाने का जो कलेक्शन टेंडर है आगरा में ववाक कंपनी के पास है, जहां पर जो उनकी कूड़ा गाड़ी है वहां पर लिखा रहता है गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा। लेकिन जो आम जन लोग हैं वो एक बाल्टी में पूरे घर का कूड़ा लेकर आते हैं, सीधा उसके अंदर डाल देते हैं। तो क्या सरकार की खपत नहीं बढ़ रही है इससे? अगर हम एक ही जगह पे गीला और सूखा कूड़ा दोनों चीज डालेंगे फिर वो बाद में सेग्रीगेशन होगा। तो यहाँ पर अवेयरनेस लोगों के अंदर अभी तक क्यों नहीं है? वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम द्वारा समय समय पर ऐसे जन जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि नगर निगम द्वारा
पिछले कुछ वर्ष पूर्व इस प्रकार के डस्टबिन अलग अलग घरों में दिए गए थे कि गीला कूड़ा आप इसमें डालेंगे और सूखा कूड़ा इसमें डालेंगे। तो उसको चल रहा है, बट मैं ये कहता हूँ कि कहीं ना कहीं जहाँ पे ये चीज़ें कम हो रही हैं उसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है, सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। उसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि जब ये कूड़ा अलग अलग जाएगा तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ को करने के लिए, सही उसको बांटने के लिए, रिसाइकल करने के लिए एक ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर एक बहुत बड़ी एक पूरी फैक्ट्री बनाई गई है नगर निगम के द्वारा। तो उस पर काम चल रहा है और वहाँ से सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रही है। तो आप देखिए कि स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा स्वच्छता तो हो ही रही है, साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट की जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है, सरकार इस पर लगातार अपना ध्यान दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी पिछले शब्दों में आपने बताया था कि गांव के अंदर महिला जो पहले पल्लू में रहा करती थी, आज वो पल्लू को ऊपर करके मतलब आगे बढ़ चढ़ के हर कार्य में भाग ले रही हैं। लेकिन अभी हम लोग इनका दूसरा सेक्शन उठाएं, बलात्कार, रेप और छेड़छाड़ चीजों वाला। हर व्यक्ति की जबान पे यही सवाल है कि मोदी जी के राज्य में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। देखिए, अगर मैं पहले की सरकारों की बात करूं, पहले की सरकार और आज की सरकार में यदि क्राइम रेट देखेंगे तो बहुत कम हुआ है। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की यदि मैं बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर भी इतना सुधरा है कि जो महिलाएं शाम को 6 बजे के बाद घर से निकलने में डरती थीं, आज 11 बजे भी, अगर 12 बजे भी निकल जाए ना, तो उनको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। और आप ये जान करके आपको खुशी होगी कि यदि एक बार कंप्लेंट कर दी ना 112 पे, तो नानी याद आ जाती है, अच्छों के पेज ढीले हो जाते हैं। ऐसी सरकार यदि कोई चला रहा है तो प्रदेश के मुखिया हमारे योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं। तो आज लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप, अच्छे आज कोई तंज कस के दिखा दे, पता चल जाएगा। एक वीडियो किसी का वायरल हो जाए, पता चल जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पे पहले और आज के समय में लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधार हुआ है और आने वाले समय में बहुत सुधार हो भी जाएगा। नहीं, वीडियो की रही बात, तो अभी नोएडा, गाजियाबाद जैसे इलाकों में योगी जी के ऊपर काफ़ी आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई हैं किसी दूसरे समुदाय के साथ में। देखिए, ऐसी वीडियोस और ये सब आजकल क्या है कि एक परसेप्शन तैयार किया जा रहा है योगी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। पर ऐसे लोग ज़्यादा दिन अपनी उस दुकान को चला नहीं पाएंगे। वो दुकान कुछ दिनों के लिए चल रही है, बंद हो जाएगी, और नहीं बंद होगी तो हम बंद करा देंगे। अभी हाल ही में मनरेगा जो योजना थी उसका नाम बदल दिया गया है, जिससे विपक्ष को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जी, देखिए, मनरेगा का जो नाम बदला गया है वो उसके अंदर कुछ विधेयक ऐसे थे जो 2047 में इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने जो विज़न लिया है, उस विज़न की दिशा में मनरेगा के में भी कुछ बदलाव किए बिल में। उसमें सबसे पहला बदलाव की यदि मैं बात करूं तो जो पहले दिक्कतें आती थी वेजेस को प्राप्त करने में श्रमिकों को, तो आज श्रमिकों को भुगतान में जो दिक्कतें आती थी उसको इस बिल के माध्यम से दूर करने का काम किया है। दूसरा, जो भुगतान 15-15, 20-20, 25-25 दिनों में हुआ करते थे, वो आज 7 दिन के अंदर उसका भुगतान करने की इसमें प्रावधान किया गया। दूसरा, यदि मैं बात करूं कि मनरेगा के अंदर पहले 100 दिन का एक मिनिमम वेजेस देने का, मतलब मिनिमम मजदूरी देने का प्रावधान था, जिसको बढ़ा करके सरकार ने 125 दिन का कर दिया। तो ये विपक्ष है, विपक्ष को केवल विरोध करना है उस चीज़ का, और समय आ गया है बदलाव का। धीरे धीरे जो चीज़ें बदलाव की दिशा में की जानी चाहिए उस पर काम सरकार कर रही है निरंतर रूप से। अभी जो खंदौली आपका ब्लॉक है उसमें आपको खुद से ये महसूस होता है कि क्या मैं ब्लॉक प्रमुख के पद पर रहकर ये बदलाव कर पाया हूँ अपने क्षेत्र में? देखिए, बहुत बदलाव हो रहे हैं, और आप यदि आगरा जनपद के अंदर 15 ब्लॉक आते हैं, 15 ब्लॉक में से यदि खंदौली ब्लॉक में कभी आपका जाना हो तो मैं इस सीट पर बैठ कर के जो बात बोलूँगा वो आप वहाँ पर जा कर के महसूस करेंगे। सोच लीजिए एक बार, और ऑन कैमरा बोल रहे हैं। मैं मतलब सीना ठोक के कह सकता हूँ इस बात को, और मैं किसी डरता नहीं, क्योंकि जो काम किए गए हैं वो आप धरातल पर जा कर के देखेंगे भी। सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि जो महिलाएं गांव के अंदर पल्लू में होती थी, 1-1, 1.5 फुट का पल्लू होता था, जो पल्लू हटा नहीं पाती थी, आज प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक हमारा विभाग है, उसके माध्यम से निरंतर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। आप देखेंगे जो महिलाएं बात नहीं कर सकती थी, आज आपके साथ 1 to 1 बात कर सकती हैं। जैसे मैं बैठा हूँ, वैसे हमारे क्षेत्र की किसी भी माता बहनों को आप यहाँ बैठाइएगा, आपसे आंखें मिला करके बात करने को मतलब झिझकेंगी नहीं बिल्कुल भी।
तो ये प्रदेश के मुखिया की देन है और हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, उनको रोज़गार प्राप्त हो। रोज़गार देने की दिशा में निरंतर हमारे ब्लॉक से उनको ऋण की व्यवस्था की गई है। लोन उनको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दिया जा रहा है, जिससे वो अपना स्वयं रोज़गार बना रहे हैं। दूसरा, अभी हम लोगों ने एक आलू की एक प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी बात करी है शासन में। माननीय मुख्यमंत्री से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने अपने क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक प्रोसेसिंग यूनिट बनाने का उनसे निवेदन किया है कि ताकि उन महिलाओं को रोज़गार प्राप्त हो जो घर में बैठी रहती हैं, वो कुछ काम नहीं करते। मैं कहता हूँ खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। तो अगर यदि मैं सोचता हूँ कि यदि महिलाएं अपने उस रोज़गार में लगेंगी तो उनको एक स्वाभिमान उनका बढ़ेगा और इस दिशा में सरकार भी काम कर रही है और हम वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम उन तक उस रोज़गार को पहुंचाएं, उनके आत्मसम्मान को, स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करें। संसद भवन में आप पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह जी, वो कह रहे हैं मोदी योगी जी जो गौमांस बेचने वाली जो कंपनी है उनसे अपनी पार्टी के लिए फंड लेते हैं। ये बात कहाँ तक सही है? अरे बिल्कुल गलत है और मुझे लगता है संजय सिंह जी का दिमाग आजकल ठीक नहीं चल रहा है। उनको दोबारा भेजना चाहिए, जहाँ उनको डाला गया था वहाँ पे पुनः उनको भेज दिया जाए तो निश्चित तौर पर ठीक हो जाएगा उनका दिमाग। और जो ये हल्ला करने की बात है कि गाय के मांस को या कि उस चीज़ का, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। बल्कि आप देखेंगे, यदि मैं प्रदेश की बात तो छोड़िए, मैं अगर अपने छोटे से एक ब्लॉक की बात करूँगा, हमारे ब्लॉक में आज इतनी बड़ी बड़ी गौशालाओं का गठन किया गया है, बनाई गई हैं। जैसे हमारे यहाँ एक ग्राम पंचायत पड़ती है दोहरू के अंदर जो गौशाला बनी हुई है उसकी क्षमता कम से कम 600 पशुओं की है। अब उसको बढ़ा करके 5000 पशुओं की बनाया जा रहा है। हमारे यहाँ एक गांव पड़ता है मदनपुर के अंदर एक बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई है, उस पर भी 500-600 की क्षमता है पशुओं की रखने की, तो उसको बढ़ाने का भी काम किया जा रहा है। आपको ये जान करके खुशी होगी कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पशु चिकित्सा विभाग के माध्यम से प्रति पशु 50 रुपये की धनराशि पशुपालकों को दी जा रही है, जिससे वो भी प्रेरित हों पशुओं को पशुपालन के लिए करने के लिए। और निश्चित तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि जितना गौ माता का संरक्षण यदि किसी सरकार में किया जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मुझे बड़ी खुशी है कि कोई ऐसी एक सरकार है जिसने हमारे संस्कारों को जीवंत करने का काम किया, हमारी गौ माता को बचाने का काम किया। नहीं, आज से पहले तो कटा करती थी कट्टी खानों में, आपको भी पता होगा। और आज कोई गौ माता को कोई परेशान करके दिखा दे, अगर कहीं पे भी कोई परेशानी होती होगी तो तत्काल एम्बुलेंस पहुंचती होगी, कैटल कैचर पहुंचता हो गया। और 1965 एक हेल्पलाइन है वेटनरी की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसको संचालित किया गया। अगर आप जैसे पहले होता था कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो तत्काल आपको सुविधा मिल रही है एम्बुलेंस की, आज पशुओं के लिए व्यवस्था, वेटनरी के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था माननीय प्रदेश के मुखिया के द्वारा की गई है व्यवस्था। तो मैं समझता हूँ कि संवेदनशील सरकार के हमारे संवेदनशील मुखिया हैं, जिनको मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मंदिरों के पास में एक बिल्कुल न्यू ट्रेंड में टॉपिक है, मीट की दुकान है वो बंद कराई जा रही है बजरंग दल द्वारा। हाँ, तो सही है, वो तो बंद करानी चाहिए और इसके तो पक्ष में मैं भी हूँ। 500 मीटर क्या आप, मैं तो कहता हूँ 1-2 किलोमीटर तक भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। मीट मांस की दुकानें किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर संस्कार चींटियों को दाना खिलाने से होता है, यहाँ हिंदू धर्म में काटने से नहीं होता। तो हम तो अब संस्कारों से बंधे हुए हैं और हम उन संस्कारों पर चलने वाले लोग हैं। एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपनी मैंने भूमिका शुरू करी, आज राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। सब संस्कारों का खेल है। तो मैं उन सबसे भी कहना चाहूँगा जिन्होंने मीट की दुकानें भी खोल रखी हैं, उनको स्वयं आगे आकर के समाज में ऐसा एक संदेश देना चाहिए कि हम किसी ऐसी मीट मांस और मदिरा की दुकानें वहाँ पर ना खोलें जिससे किसी समुदाय विशेष के लोगों को उनको ठेस पहुँचे। अभी मांस मदिरा से ही मुझे समझ में आया, मथुरा में जहाँ से प्रेमानंद महाराज जी निकलते हैं, एक दिल्ली के दक्ष चौधरी हैं जिन्होंने वहाँ के मदिरा की जो दुकान है, शराब के ठेके, उन्होंने स्वयं गुस्से में आकर बंद कर दिए। वहाँ की पुलिस ने पकड़ के उनको जेल में डाल दिया। देखिए, कानून के हिसाब से तो प्रदेश चलेगा और नियमानुसार जो कानून की जो धाराएं होंगी उन धाराओं में, और मैं तो ये कहता हूँ कि देश को संविधान के अनुसार चलना है। किसी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है और आप उसकी शिकायत करें जिस सक्षम स्तर पर उनको करनी चाहिए।
अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता कोई भी व्यक्ति। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको समझने की आवश्यकता है और उनके साथ हैं हम लोग। यदि कोई ऐसी उनको ज़रूरत भी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं, उस समस्या का निदान करेंगे। आने वाले अपकमिंग सेशन में 5 सालों में आप खंदौली ब्लॉक को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश का नंबर 1 ब्लॉक यदि कोई हो तो वो खंदौली ब्लॉक हो। और इन 5 सालों के अंदर हम लोगों ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में यदि ईश्वर और मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ रहा तो निश्चित तौर पे आगे भी हम लोग जनता की सेवा करते रहेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ एक युवा के तौर पे कि एक नई सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ यदि हम आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पे एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम लोग क्रिएट कर सकेंगे। आजकल लोग कहते हैं आनंद जी के AI आ रहा है, लोगों की नौकरियां खा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ उन युवाओं को, वो बिल्कुल चिंतित ना हो। AI एक टूल है, एक औजार है आपकी सुविधा के लिए। यदि हम उसको AI को एक टूल के रूप में देखेंगे ना तो निश्चित तौर पे वो आपको एक पॉजिटिव काम करने की एनर्जी प्रदान करेगा। तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि डिजिटल क्रांति को हम लोग लेकर के आएँ, एक नई सोच के साथ काम करें। लोग जाति, धर्म, इस तरह की राजनीति से ऊपर उठ करके एक नई सोच के साथ यदि कोई काम करेगा तो निश्चित तौर पे आने वाले 5 सालों में खंदौली ब्लॉक उत्तर प्रदेश का नंबर 1 ब्लॉक होगा। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा आपके सवालों के जवाबों को सुनने के बाद में। और मैं यही चाहूँगा साथ के साथ आपका जो पद है ब्लॉक प्रमुख के बाद में और आगे भी बढ़ता रहे। अब विदा लेते हैं इस पॉडकास्ट के लिए, बाकी एक नई वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।